गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे और देखते हैं कि इसमें किन भाई लोगों का कितना सही होता है। तो यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आगामी आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए बराबर महत्व रखता है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हम लाए हैं यह भी स्तरीय क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। बोलिए इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। और इसको बनाने को लेकर ही विवाद हो गया था। यहाँ देखिए, कलकत्ता में अंग्रेज कैसे स्थापित हुए थे? तो वर्धमान जिले के एक जमींदार सुभाष सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी के किले बंदी की अनुमति उनको मिल गई। अंग्रेजों को किसे मिला होगा? तो वहाँ के नवाब महोदय से। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान, उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? तो अजीम उस शान था, ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुदानाती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े थे। यानी अंग्रेजों ने 1200 रुपया में 3 गांव खरीद लिया। और इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम क्या रखा गया? तो फोर्ट विलियम रखा गया। और सर चार्ल्स आयर, याद कीजिए क्या नाम था? चार्ल्स आयर इसका पहला क्या बना था? तो इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। और विक्टोरिया, फोर्ट विक्टोरिया दे तो 1906 में बनाया गया था महारानी विक्टोरिया की याद में। दूसरा, निम्न में से कौन सा पहला अंग्रेज था? पहला अंग्रेज जहाज था जो भारत आया था। तो उसका नाम क्या था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। तो उस जहाज का नाम क्या था? याद कीजिएगा, उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। और कुछ देख लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज, कौन? हेक्टर। पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कब? तो 1608 में सूरत के बंदरगाह, सूरत कहाँ? तो सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। तथा हॉकिंस ही वह पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। कौन? तो उनका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस ही पहले अंग्रेज थे जो पहली बार भारतीय भूमि पर अंग्रेज इंग्लैंड से आने वाले जो समुद्री मार्ग से थे। लेकिन विकल्प में हेक्टर नामक जहाज नहीं है, तो अतः इसी जो जहाज का जो बेड़ा था इसी में रेड ड्रैगन भी था, शामिल था। इसलिए इसका उत्तर कौन होगा? तो रेड ड्रैगन। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा है? अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए? सूरत में आए। तो स्थापित कहाँ करेंगे? नॉर्मल सी बात है, सूरत में। लेकिन बाकी उनके जो भाई लोग थे यानी अन्य यूरोपीय, उस अधिकतर तो मछलीपट्टनम में ही अपना केंद्र बनाए थे। तो देखिए 1613 की बात है। कब? तो 1613 में राजा कौन था उस समय? जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पूर्व 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी जो अस्थायी टेम्पररी थी, यह कहाँ था? तो गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अब फिर क्वेश्चन आ गया एक और, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो अस्थाई है या नो अस्थाई? सिंपल पहली फैक्ट्री पूछ दे तो हम लोग क्या कहेंगे? सूरत कहेंगे। अस्थाई पूछ दे तो मछलीपट्टनम बोलेंगे। तो आंसर थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो हम लोग जानते हैं पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर, ये सब तो फ्रेंच बस्ती थे। लेकिन गोवा तो शुरू से अंत तक पुर्तगालियों का ही बस्ती रहा था। तो गोवा की विजय अल्बुकर्क ने किया था। किसने? अल्बुकर्क ने। कब? तो 1510 की बात है। और 1530 ईस्वी में यह पुर्तगाली मुख्यालय बना। पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी, जबकि गोवा पुर्तगालियों के ही आधिपत्य में हमेशा रहा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? किनका? तो डचों का। तो सबसे पहले कहाँ डच आए थे? तो मछलीपट्टनम में। तो भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम यानी डब में कब? तो 1605 में था।
और भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी, जैसे पुलिकट, तो पुलिकट में कब आएंगे 1610। और सूरत में इन्होंने अपना कोठी को बनाया 1616 में। इसी तरह विमलीपट्टनम, चिनसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ये सब क्या था, तो डचों की फैक्ट्रियाँ थी। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा आपके, तो छठे का आंसर है ए यानी मछलीपट्टनम। आगे बढ़ते हैं। मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर, ये तो किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई थी? कब की बात है, तो 1651 की बात हो रही है। तो कहाँ मिला, कासिम बाजार यानी जो आज का कलकत्ता है वहाँ की। तो 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली, क्या नाम था, हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। 8 नंबर, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही क्रम बताइए। तो याद कीजिए, सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए थे, तो सूरत में। तो इसमें सूरत सबसे पहले कहाँ आई, तो ये दोनों को हटा देते हैं, ये दोनों गलत हो गया। सूरत के बाद तो उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी मद्रास में स्थापित की, सूरत के बाद मद्रास, चलिए दोनों सही है। तीसरा नंबर, बम्बई उनको दहेज में मिला और 1757 में पलासी पर कब्जा कर लिया, यानी कलकत्ता पर नियंत्रण हो गया। तो क्या क्रम रहा, सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो सूरत में उनकी फैक्ट्री कब स्थापित होती है, 1613, मद्रास में 1639, बम्बई में कभी कभी मिलान करने के लिए चला आता है तो याद कर लेंगे 1687, और कलकत्ता तो 11 साल बाद 1698 में। भारत में आलू की फसल शुरू किसने की थी, तो भारत में कोई भी कुछ भी लाया, कोई और अंग्रेज यानी यूरोपीय, तो कौन लाया, अंग्रेज कुछ नहीं लाए। तो यह किसने लाया, तो यह पुर्तगालियों ने लाया था। किसने, तो पुर्तगालियों ने। और आगे देखिए, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था। तो किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने अपने भारत में या भारत के भूमि पर उन्होंने अपना किला यानी फोर्ट बनाया था? तो इसका उत्तर कौन होगा, इसका उत्तर है कोचीन, यानी ऑप्शन बी। तो पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कब किया, तो 1503 में किया था। कहाँ, तो कोचीन में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था भारत में वह कहाँ, तो गोवा में था। और पहला पुर्तगाली कौन आया था, हम लोग जानते हैं वास्को डी गामा। और इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। आरंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क, क्या नाम था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया था। पहले क्या था, कोचीन मुख्यालय था। किसने बनाया था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। और 1530 की बात है, कब, 1530 में। किसने, तो नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। 12 नंबर, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकेंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में प्राप्त हो गया था? तो इन्होंने किसके राजकुमारी से शादी कर लिए थे, तो उसका नाम है, तो पुर्तगाल की राजकुमारी। किसकी राजकुमारी, तो पुर्तगाल की राजकुमारी से इन्होंने विवाह कर लिया था। ये घटना कब की है, तो 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकेंड का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी, क्या नाम था उनका, कभी राजकुमारी का नाम पूछ दे तो इनका नाम था कैथरीन, के कारण बम्बई दहेज में मिला। और इस दहेज वाले सामान को ये राजा महोदय ने क्या किया था, इन्होंने 10 पाउंड के भाड़े पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आगे देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसी तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया भी कंपनी बना। ये घटना है 1664 की। और किसके समय में, तो यह लुई 14वें के समय में। कब, तो लुई 14वें के समय में बना था। और मंत्री का क्या नाम था, मंत्री का नाम याद कर लीजिए, 12 पूछ देता है। तो इस मंत्री का नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था, कोलबर्ट के प्रयास से हुआ था। और यह एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है।
आगे देखेंगे 14 नंबर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल, तो उसका नाम क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और यह 1773 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। 15 में क्या है? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किसको? भारत को। तो 15वें का आंसर क्या होगा? यह काम किसका है? पुर्तगाली का। यह भी क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा यूरोपीय था जो सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, तो वह भी पुर्तगाली ही था। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे और ये 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, यानी 1600 ईस्वी से पहले की बात है। इनका नियंत्रण पूरा इंडियन ओशियन से होकर होने वाले व्यापार पर हो गया था। इनका तो पुर्तगालियों का। ब्लू वाटर पॉलिसी भी यही लोग लाए हुए थे, यानी काटेज सिस्टम, या कहेंगे कि उसको लूट वाले सिस्टम। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो वह पुर्तगाली। और कौन था? तो वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 को पहुंचा था। कब? तो 1498 को। यहाँ के स्थानीय शासक, क्या नाम था इनका? जमोरिन। इन्होंने खूब स्वागत किया, खूब खिलाया पिलाया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया था। और ये कहा जाता है कि यहाँ से जाने के बाद वास्को डी गामा को इतना मुनाफा हुआ कि वह कहा जाता है कि वह 60 गुना से भी अधिक मुनाफा हो गया। केप ऑफ गुड होप, जो हम लोग देखते हैं अफ्रीका का मैप जो इस तरह से है, यहाँ पर उसका जो लास्ट अंतरिक्ष उसका नाम क्या है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो वही कौन किया? तो यही वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की और 1498 में यह कहाँ आया था? तो कालीकट आया था। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो कौन थे? तो वही पुर्तगाली थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किस गवर्नर जनरल ने रखी थी? तो उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या है? अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था और इसका समय है 1509 से लेकर 1515 तक। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। और इसी तरह बार बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो यूरोपीय आए थे भारत में, इनका क्रम क्या था? तो याद कर लीजिए, PDEDF, यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर इसके बाद डच आया, तीसरे नंबर पर इंग्लिश यानी इंग्लैंड वाले आए, फिर चौथे नंबर पर डेन आए थे और पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी आए थे। अब हम लोग कुछ क्षेत्रीय राज्यों के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यह राजधानी किसका था? तो टीपू सुल्तान का। अतः टीपू सुल्तान के राजधानी में ही समझौता होता है, यानी कि टीपू सुल्तान हार गया था। तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 1792 की बात है में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी और संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षति के रूप में देना था और जब तक वह रुपए का भुगतान नहीं कर देता तब तक अपने 2 पुत्रों को वह कर्नावालिस के शिविर में बंधक के रूप में उसको रखना था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 की बात है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना होती है और उनके द्वारा आरंभ क्या हुआ था? एक था उसका नाम पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया, यानी सिखों में कितने गुरु हुए हैं? मात्र 10। पहले गुरु नानक और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु पद समाप्त हो गया तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान दे दिया गया था। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। तो अकाल तख्त का निर्माण किनके समय में हुआ? तो अकाल तख्त का निर्माण हुआ था गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था। क्या नाम था उनका? गुरु हरगोविंद सिंह। ये सिखों के 6ठे गुरु थे और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति बना दिया और उन्होंने अमृतसर की रक्षा के लिए एक लौहगढ़ किले का भी निर्माण करवाया था। क्या नाम था उसका? लौहगढ़
किले का निर्माण कराया था। 1999 का बैसाखी त्यौहार पवित्र क्यों था, बताइए उसके बारे में कुछ। उस समय हुआ क्या था कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, यानी खालसा पंथ के स्थापना के 300 वर्ष पूरा होने के संदर्भ में वह मनाया गया था 1999 का बैसाखी त्यौहार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस गुरु सिख ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो किस गुरु सिख ने, उनका नाम है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने, जिनका आरंभिक नाम क्या था? तो इनका आरंभिक नाम लहना था। गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थापित किया, अस्थायी बना दिया, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि को भी आरंभ किया था। तो कौन? तो गुरु अंगद देव। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।